हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारी क्लास है वो रहेगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है महत्वपूर्ण। तो इस क्लास को आप स्किप मत करना, पूरी देखना। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले प्रश्न कौन सा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं। तो क्या कर देता है वो लाल कर देता है नीले लिटमस पत्र को। फिर क्षारक लिटमस पत्र को कर देते हैं कैसे, लाल से क्या कर देगा नीला। देखो अम्ल क्या करता है नीले से लाल, और क्षार क्या करता है लाल से नीला कर देता है। फिर देखिए संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो कौन सा, एक मैथिल ऑरेंज और एक फिनोल्फथैलीन। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार भी कर सकते हो, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। एक तो है लिटमस, एक है हल्दी। वैसे और भी हो सकता है, जैसे लाल पत्ता गोभी वगैरह भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही लिखे हैं, लिटमस और हल्दी। फिर लिटमस विलयन कौन से रंग का रंजक होता है, किस कलर का होता है लिटमस विलयन का रंजक। तो वो होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है। फिर लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है, लिटमस है उसको किससे प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है देखो थैलोफाइटा समूह के लिचैन नामक पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देख लिए, अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं। तो देखो अम्ल जो है अपने जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। फिर अगला है क्षार जलीय विलयन में क्या करते हैं OH-। अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है, और क्षार का क्या होता है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में प्रबल अम्ल है, जैसे आपको दे रखा है HCl और CH3COH, इन दोनों में बताना कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो कौन सा है प्रबल अम्ल, आंसर क्या होगा HCl हमारा प्रबल अम्ल है। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से दुर्बल क्षारक है, जैसे NaOH, KOH और CaOH का हॉल्ट वाइज, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। दुर्बल क्षारक बताना है, तो कौन सा है CaOH का हॉल्ट वाइज। फिर अगला प्रश्न है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो जब कभी भी अम्ल की अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि हाइड्रोजन गैस का हम जब परीक्षण मतलब टेस्ट करते हैं तो कौन सी ध्वनि उत्सर्जित होती है। तो पॉप साउंड, जिसको क्या बोलते हैं फट फट की ध्वनि, यानी कि पॉप साउंड उत्सर्जित होता है। फिर अगला प्रश्न है Zn प्लस H2SO4 X प्लस H2, तो X की जगह क्या आएगा हमें ये बताना है। तो देखो समीकरण क्या हो जाएगा, जब Zn क्या करेगा इसको हटा देगा तो क्या बनेगा ZnSO4, क्या बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा। फिर धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं उन धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखो धातु ऑक्साइड की कैसी होती है क्षारकीय, और अधात्विक ऑक्साइड की कैसी होगी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, मान लो कोई भी अम्ल या क्षारक, उसकी प्रबलता किस पे निर्भर करेगी, जो उसके द्वारा उत्पन्न OH- आयन है या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है उसकी सांद्रता पर निर्भर करते हैं। फिर पीएच स्केल में पी सूचक है, ये पी किसका सूचक है, देखो पी सूचक होता है पुषांश, और जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है शक्ति। फिर अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। फिर अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है, कितना 10। फिर अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो कौन सा है कि हमारे शरीर का पीएच परास कितनी होती है, कितनी पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो कितना 7.0 से 7.8। फिर अगला प्रश्न है दंत क्षय कब प्रारंभ होता है। तो देखो जब मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो क्या स्टार्ट होता है, दंत क्षय प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दांतों का सड़ना गलना प्रारंभ।
अब मधुमक्खी के डंक से उत्पन्न जलन को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मान लो मधुमक्खी ने डंक मारा है तो उससे जलन होगी, दर्द होगा, तो उस दर्द को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं या किसका उपचार करते हैं? तो बेकिंग सोडा। फिर अगला है नेटल के डंक। नेटल क्या एक प्लांट, नेटल एक पौधा होता है, उसमें भी क्या होता है? डंक। और क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। तो उसके जो डंक से अगर उत्पन्न दर्द है या जलन है तो इसको दूर करने के लिए हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं या उपचार करते हैं? डाक पौधे की पत्ती का। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपको पता होगा क्लोरीन गैस मुक्त होती है, तो वो क्लोरीन गैस कहां पर मुक्त होगी? एनोड पर। और क्लोर क्षार प्रक्रिया में हाइड्रोजन भी क्या होती है? मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन कहां मुक्त होती है? कैथोड पर। फिर विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि जो पीने वाला पानी है उस पीने वाले पानी में से जीवाणुओं को मुक्त करना है। जीवाणु को क्या करना है? मुक्त। तो मुक्त करने के लिए यानी कि जीवाणुओं को खत्म करना है तो किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, हाँ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है, देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो NaHCO3 फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर के घटकों के नाम बताइए। देखो बेकिंग सोडे के उपयोग से क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के घटक मतलब इसमें मेन घटक कौन से होते हैं जिनसे बनकर ये बना है? तो एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है टार्टरिक अम्ल। ये इसके बेकिंग पाउडर के घटक होते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोडा अम्ल अग्निशामक में। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? देखो देखो बेकिंग सोडे को जैसे ही गर्म करोगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, Na2CO3। और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखो बेकिंग सोडा क्या? NaCO3। जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, साथ में H2 और CO2। तो मेन क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, जब हम इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है एक तरीके से जल के अणुओं को ऐड करना। जब हम इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, यही तो पूछ रहा है यहाँ पर कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने से क्या प्राप्त होता है? इसका मतलब इसमें जल के फिक्स मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो देखो जैसे ही क्या करोगे तो क्या मिलेगा? धोने का सोडा यानी कि Na2CO3.10H2। तो धोने का सोडा प्राप्त होगा। कैसे? Na2CO3 का हमने क्या किया? क्रिस्टलीकरण यानी कि 10H2 ऐड किए तो क्या मिला? धोने का सोडा। अगला प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हार्डनेस होती है जल की यानी कि सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? धोने का सोडा। फिर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगला प्रश्न है हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaSO4.2H2O। अब अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। अगला प्रश्न देखिए कि जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? यानी कि देखो अणु का मतलब जो इसके आगे लिखे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स है। देखो इसके H2O है, H2O के आगे कितने हैं? 2। तो ये इसके क्या हो गए? क्रिस्टलन जल। तो कितना आगे? 2। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते तो क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते? 1/2। ऐसे इस तरीके से जो वाटर के आगे लिखे हुए हैं वही क्या है? उसके क्रिस्टलन जल के अणु। और इसमें कैसे भी पूछ सकता है जैसे COSO4.5H2O, तो इसमें कितने होंगे? 5 होंगे। तो हमारे अभी तक जो शॉर्ट टाइप थे, अब है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब देखो लॉन्ग टाइप में सबसे पहला जो प्रश्न है कि गंध्य सूचक किसे कहते हैं? देखो कुछ ऐसे पदार्थ होती है जिनके अम्ल या क्षार के माध्यम में
अम्ल या क्षारीय माध्यम में उसकी जो गंध होती है वो भिन्न हो जाती है, बदल जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्या है क्षारीय माध्यम में क्या होती है, अलग हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हो, लौंग का तेल है, प्याज का रस है ना, वेनिला है, ये इसके एग्जाम्पल आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम जिंकेट की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब बोर्ड में बहुत बार अपने एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन वाले में एमसीक्यू में क्या होता है कि सीधे पूछ लेगा कि निम्न में से सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है, तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। तो वैसे भी पूछ सकता है, लेकिन अभी हमारे पास प्रश्न क्या है, सोडियम जिंकेट की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, दोनों में आपस में क्या होगी, रिएक्शन हुई, तो क्या बना, Na2ZnO2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या मिलेगी, H2। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, जब अम्ल और क्षारक यानी कि अम्ल और क्षारक आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हो गई कि अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षारक क्या मिलेगा, लवण एवं जल। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि NOH, ये क्या एक क्षारक है, और ये क्या हमारे पास अम्ल, दोनों ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो हमारे पास लवण बनेगा NaCl, और साथ में क्या बना, जल H2O प्राप्त हो गया। तो सिंपल सी क्या, आप इससे ये याद रखो, इससे आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी कि अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो आपको क्या प्रदान करेंगे, लवण और जल, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोनियम आयन को किससे दर्शाया जाता है। तो देखो, हाइड्रोनियम आयन को दर्शाया जाता है H3O+, क्योंकि जो देखो हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या करता है, अकेला नहीं रहता, मान लो वो क्या करता है, जल के अणु के साथ मिलकर किसका निर्माण कर देता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देता है। तो ये भी आप एक स्टार क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग। फिर अगला है, क्षार किसे कहते हैं। तो देखो, जो क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुल जाएंगे तो उन्हें हम क्षार बोलेंगे। यानी कि परिभाषा देखो यहाँ पर क्या है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हीं क्षारक को हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। और जो क्षार है, इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक प्रकृति के होते हैं ये। फिर अगला प्रश्न है, तनुकरण किसे कहते हैं। देखो, जब हम क्या करते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे, अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, तो क्या होता है कि आयन जो होते हैं, आयन की सांद्रता में, इनके आयन की सांद्रता मतलब H3O+ यानी या फिर OH- की जो सांद्रता है, आयन की सांद्रता में क्या आ जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। देखो सिंपल से एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आपने क्या किया, जल में क्या मिला रहे हो, अम्ल या क्षारक, ये मिला रहे हो, तो इसको मिलाने पर क्या होगा, आयन की सांद्रता में क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाएगी। आयन मतलब H3O+ और OH- या H+ भी लिख सकते हो, इनके आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, तो लवण व जल। जैसे ही आप धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया को अम्ल से करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, लवण व जल। देखो, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण व जल प्राप्त हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो देखो, पीएच स्केल क्या होता है, कोई भी विलयन होता है, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, एक पीएच एक स्केल विकसित किया गया। उसी स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, एक पीएच स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इस पीएच स्केल में जो पी है,
पी किसका सूचक है? पुषांश। पुषांश क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो देखो पेपर में बहुत बार पूछा भी, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पीएच स्केल में पी किसका सूचक है, तो पी सूचक है पुषांश का और जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो सिंपल सा पीएच स्केल क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है पीएच स्केल के द्वारा। अब देखो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस है कि निम्न का पीएच मान बताइए। तो देखो जैसे जठर रस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, हमने यहाँ पे दो लिए। देखो बुक में जाके पूरी टेबल दे रखी है, आप वहां से और भी देख सकते हो। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर ले लिए। जैसे कि जठर रस, तो जठर रस का क्या होता है? 1.2 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कितना होता है? 14 होता है। तो देखो इन क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से करना है। बुक में और भी दे रखे हैं, जैसे अम्लीय वर्षा का पूछे तो 5.6 से कम, है ना। तो आप जाके बुक में और भी ऐसे देख सकते हो, आपको वहां मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। तो देखो प्रबल अम्ल क्या होता है? जो अधिक संख्या में H+ आयन दे, यानी कि अधिक संख्या में जो H+ आयन दे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जो कम संख्या में H+ आयन दे उसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। अगर अधिक संख्या में H+ है तो प्रबल और कम संख्या में H+ है तो दुर्बल अम्ल। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि क्या है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो देखो होता क्या है कि जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाए? 5.6 से कम हो जाए। कितना हो जाए? 5.6 से कम हो जाए वर्षा के जल का मान, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो क्या बनेगा कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। फिर अगला, शुक्र का वायुमंडल किससे बना होता है? तो देखो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप इसको भी स्टार मान के चलिए कि ये 101% आपके पेपर में छपते हैं ये क्वेश्चन, कि निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे संतरा है, टमाटर है और चींटी का डंक है। तो देखो संतरे में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। फिर टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड में हर साल एग्जाम में आता है। अब देखो यहाँ पे हमने 3 लिए हैं, जैसे नेटल का प्लांट है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है, या नींबू का रस है, नींबू है उसमें भी सिट्रिक अम्ल होता है ना, या दही है, खट्टा दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये सारे देखो आपको कुछ एक बुक में मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो मैंने यहाँ लिख दी है, बाकी आप देखो बुक से जाके भी इनको देख सकते हो। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? देखो अपच की स्थिति में किसका उपयोग या उपचार किया जाता है? ऐसे समझिए कि एसिडिटी है, एसिडिटी में किसका ट्रीटमेंट किया जाता है? अपच की। देखो पहले सिंपल सा समझते हैं, जो हमारा उदर है, यानी कि उदर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हेल्प करता है पाचन में। अब क्या होता है, कभी अपच की स्थिति में इस HCl का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? उदर में जलन वगैरह हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हम कुछ एंटासिड का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न बनाए कि अपच की स्थिति में किसका उपयोग करते हैं? अपच कब होगा? जब HCl बढ़ जाएगा। HCl बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में बढ़ेगा तो क्या होगा? उदर के अंदर जलन और दर्द जैसा अनुभव होगा। तो उसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उनका दूर करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो एंटासिड के रूप में क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो पहला प्रश्न कि अपच की स्थिति में किसका उपयोग या किसका उपचार किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हम अपच को बोलते हैं एसिडिटी, कि एसिडिटी के अंदर किसका ट्रीटमेंट करते हैं? तो किसका करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है
इस क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, जो सोडियम क्लोराइड है, उस सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, NaCl के जलीय विलयन में, ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो ये वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब एक तरीके से टूट जाता है, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पढ़ लेते एक मिनट कि सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित करवाने पर यह वियोजित होकर मतलब टूट जाएगा, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या वियोजित होकर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि देखो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें क्या बनेगा, देखो एक तो NOH बनेगा प्लस Cl2 भी बनेगी और H2 भी बनेगी। यहाँ NOH का मतलब क्या होता है, क्षार। NOH का मतलब क्या है, क्षार। और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोर। क्लोरीन का क्लोर, और ये क्या क्षार है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, जिससे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसी प्रोसेस को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पन्न Cl2 का उपयोग किसमें किया जाता है? तो देखो Cl2 का उपयोग करते हैं जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFC और कीटनाशक। आपको ये याद रखना है। फिर अगला है, स्टार कर लेना क्वेश्चन। अगला बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न की निर्माण की विधि और दो उपयोग बताइए। तो सबसे पहले बनाना है अपन को बेकिंग सोडा, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो बेकिंग सोडा क्या बनता है, देखो बेकिंग सोडे में जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, वो मूल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसकी अभिक्रिया NaCl, जल, CO2 और अमोनिया, इन सब की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जो उत्पाद बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के रूप में जल, CO2 और इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाती है। देखो NaCl, H2O, CO2, NH3, इन सब की अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर जो NaCl है वो क्या है, मूल पदार्थ है। तो बेकिंग सोडे के निर्माण में हम किसका यूज करते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड का, जल का, CO2 का और NH3 का उपयोग करते हैं। जब ये सब रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। और बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखो रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में और एंट एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं, जिप्सम, जिप्सम मतलब CaSO4.2H2, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म। देखो जिप्सम को क्या कर रहे हैं, 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। 373 केल्विन पर जब गर्म करेंगे तो ये जिप्सम क्या करेगा, जल के अणुओं को त्याग देगा। जल के अणुओं को त्याग कर क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या बना लेगा, देखो सिंपल सा जिप्सम है, उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या करेगा, जल के अणुओं को त्याग देगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना लेगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये क्या करेगा, देखो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जैसे आप उसको गर्म करोगे तो ये जल के अणु का त्याग कर देगा और क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बना लेता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो ये क्या है, जिप्सम CaSO4.2H2। जैसे ही हमने इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म, जैसे ही गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा कि इसने अर्ध कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बना लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ जल क्रिस्टलन जल के कितने अणु है, दो है। तो इसने कितना बनाया, अर्धहाइड्रेट, बाकी डेड क्या हो गया, अलग हो गया। दो में से आधा तो इधर ही रह गया, बाकी किधर हो गया, अलग, डेड मतलब 1.5 अलग हो गया। तो ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका उपयोग किसमें करते हैं? देखो डॉक्टर जो होता है ना, वो आपने देखा होगा फ्रैक्चर वगैरह कभी हो जाता है तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग, सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग आपने घरों में देखा ही होगा, सतह को, जैसे आपने पीओपी वगैरह देखी, सतह को चमकीला बनाने में, साज सजावट के सामान बनाने में और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देखो आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल चालन करता है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आश्रित जल जो होता है वो एकदम शुद्ध होता है। आश्रित जल में कोई भी आयन या आयनिक यौगिक उपस्थित नहीं होते, यानी कि आश्रित जल क्या होगा? एकदम शुद्ध होगा। एकदम कैसा होगा? शुद्ध। उसमें कोई भी आयनिक यौगिक नहीं हुए। अब आयनिक यौगिक है यानी कि आयन ही नहीं है, आयन ही नहीं होंगे तो विद्युत का चालन ही नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से उदासीन होता है। तो आश्रित जल क्या होता है? आयनिक यौगिक नहीं होते, अतः यह क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि आयन ही नहीं है। आयन नहीं तो एक तरीके से क्या है? उदासीन होगा। उदासीन होने के कारण वो क्या करता है? विद्युत का चालन नहीं करता। लेकिन वर्षा के जल में क्या होती है? जैसे अम्लीय गैसें जैसे CO2 आदि घुलकर क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बना लेती है, जिससे वर्षा का जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है और यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अब देखो जैसे वर्षा का जल, तो वर्षा के जल में क्या होती है? अम्लीय गैसें मिल जाएगी। अम्लीय गैसें जैसे ही मिलेगी तो आपके क्या करेगी? हाइड्रोजन आयन बनाएगी, और आयन बनाएगी तो आपको पता है जैसे ही आयन होंगे तो विद्युत का क्या करेंगे? चालन करेंगे। तो इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन करते हैं। फिर उदर में पीएच के महत्व को समझाइए। देखो यहाँ पर हमारा जो उदर होता है उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है, जो कि पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। यानी कि उदर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है ना। इसी की वजह से ये पोचन आपके पाचन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब होता क्या है, कभी कभी अपच, अपच मतलब कि मान लो जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, या तो अपच की स्थिति में क्या होगा कि इस HCl की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। HCl की मात्रा बढ़ेगी तो यानी कि पेट में क्या होगा? जलन और दर्द का अनुभव होने लगता है। कब होगा ये HCl? कब बढ़ेगा? जब उदर के अंदर आपके अपच की स्थिति हो। अपच की स्थिति होने पर उदर में इसकी मात्रा, किसकी मात्रा? HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण उदर में क्या होता है? दर्द व जलन का अनुभव होता है। अब क्या होता है? इस दर्द और जलन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्षारकों का उपयोग करते हैं, दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ताकि आपसे ये क्वेश्चन देखो सीधे भी पूछा जाता है कि उदर में अपच की स्थिति में किसका उपयोग करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि धोने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। तो देखो धोने के सोडे के दो उपयोग कौन से हैं? एक तो इसका उपयोग होता है कांच में, साबुन में और कागज उद्योगों में इसका उपयोग होता है धोने के सोडे का। और दूसरा उपयोग होता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में। या आप ये भी लिख सकते हो अगर ये कि घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि लिखिए। अब देखो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है कि जो शुष्क भुजा हुआ चूना, देखो भुजा हुआ चूना हो चाहे शुष्क भुजा हुआ चूना हो, उसका सूत्र क्या होगा? CaOH का हॉल्ट्राइज। और उसकी क्रिया हम किससे करवा देते हैं? क्लोरीन से करवा देते हैं। यानी कि शुष्क भुजे हुए चूने की क्रिया किससे करवा रहे हैं हम? क्लोरीन गैस से। तो क्लोरीन गैस से जैसे ही क्रिया कराओगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे, ये क्या है? CaOH का ऑल्ट्राइज, ये क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना, शुष्क भुजा हुआ चूना। और जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? क्लोरीन गैस की करवाते हैं, तो हमारे पास CaOCl2, इसी को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण।
तो हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, जब हाइड्रोजन जैसे धातु की आपने अम्ल से अभिक्रिया करवाई, जैसे Zn प्लस H2SO4, तो एक आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसका हमें टेस्ट करना है। तो ये जो चित्र है बहुत बार एग्जाम में आता भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, एक हमारे पास स्टैंड है। ये क्या स्टैंड, इस स्टैंड पर क्या लगा रखी है, परख नली। इस स्टैंड पर क्या लगा रखा है, परख नली को लगा के रखा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पर जो इस परख नली के अंदर एक तो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या डाल रखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। आप जैसे यहाँ पर अपन H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये डाल रखा है। दूसरा, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े, चाहे दाना हो चाहे पूरा टुकड़ा हो, चाहे दाने भी हो, तो वो जिंक जिंक ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब इसके अंदर परख नली के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, साथ में दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, तो क्या है, प्लस Zn। तो अब देखो, ये Zn और H2SO4 आपस में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठेंगे। ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये है हाइड्रोजन गैस के, ये आएंगे और पाइप के थ्रू किस में आएंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, यहाँ पर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में साबुन का जो घोल है या साबुन का विलयन डाल रखा है। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू इसमें आएगी ऐसे, तो पता है पहले से साबुन का घोल है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, जैसे ही हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे यानी कि बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन बुलबुलों के पास जैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे, तो अगर मान लो जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास लेके जाते हो और अगर फटफट की ध्वनि सुनाई दे रही है, कैसी ध्वनि, फटफट, जिसको पॉप साउंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। अगर फटफट की ध्वनि सुनाई दे रही है तो इसका मतलब यहाँ कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। देखो एक्चुअल में इस कंटेनर, इसके अंदर यही तो हो रही है रिएक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है कि Zn प्लस H2SO4 है, तो क्या बनेगा, ZnSO4। इसका मतलब यहाँ सिर्फ अब क्या रह जाएगा, ZnSO4 रह जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो क्या होगी, निकलेगी और इसके अंदर आ जाएगी, प्लस H2 क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्योंकि जिंक और H2SO4 रिएक्शन करेंगे, तो ये जिंक क्या करेगा, H2 को हटा देगा, एक तरीके से हटाएगा, तो क्या H2 अलग हो गई, जो कहाँ आ जाएगी, इस पाइप के थ्रू। पाइप को बोलते हैं प्रवाह नली, क्या बोलेंगे इसको, प्रवाह नली। इसके थ्रू इस कंटेनर में आ जाएगी, जहां क्या है, साबुन का विलयन। अब इस जो परख नली है, परख नली में सिर्फ क्या बच जाएगा, ZnSO4 बच जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आएगी तो बुलबुले उठेंगे, और जैसे ही मोमबत्ती जलती हुई लेके जाओगे तो यहाँ पर अगर फटफट की ध्वनि आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है उसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 1 और 2 की जो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।